तो आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, एक PYQ। ओके, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। Then find the distance traveled by the particle in between 1 second and 2 second। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया गया है v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, तो कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है कि बताइए पार्टिकल के द्वारा 1 से 2 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। पार्टिकल के द्वारा 1 से 2 सेकेंड के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये v क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और जब हमने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाया था तो वहां पर हमने बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर होता है dx अपॉन में dt। तो इस v को हम क्या लिख सकते हैं, तो dx अपॉन में dt भी लिख सकते हैं। मतलब इस पोजीशन, इस डिस्प्लेसमेंट x को यदि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो इस v को हम dx अपॉन में dt भी लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट dx इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। इस dt को हम इधर लेके चले आएंगे, इस dt को किधर लेके चलेंगे, तो इधर लिख देंगे डॉट dt। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे dx इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिखेंगे अल्फा टी, सॉरी अल्फा टी है ये, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच करनी है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच फाइंड करनी है, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो इंटीग्रेशन भी 1 से 2 के लिए 2 इंटीग्रेशन भी लगा देंगे, लिमिट भी लगा देंगे, हम लिमिट लगा देंगे 1 से 2 तक का लिमिट लगा देंगे। ठीक है, ओके। चलो यहाँ देखो, आप जानते हो कि x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, तो ये होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। और जब आप इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाते हो तो यहाँ पर एक बड़ा वाला ब्रैकेट वाला साइन आता है। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। और जब ये इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट का साइन आता है। ओके, और जब आपको लिमिट लगा दे रखा होगा ना उसने, अगर कोई लिमिट दे रखा है, जैसे यहाँ पर 1 से 2 के बीच का लिमिट दे रखा है, तो यहाँ भी और उस लिमिट को अगर कहीं लिमिट दे रखा हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है 1 से 2 सेकेंड के बीच का लिमिट, तो वो लिमिट भी यहाँ लगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ का लिमिट है 0 से x, तो यहाँ भी ये लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के x तक। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस 0 को बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। नीचे वाले कितना है, 0 है, तो इस 0 को बोलेंगे लोअर लिमिट। ऊपर वाला कितना है, x है, तो इस x को बोलेंगे अपर लिमिट। ओके, अब क्या करेगा, x अंदर आएगा, x क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। और जब x दैट इज अपर लिमिट इस ब्रैकेट के अंदर आएगी ना, तो वो इस x को यहां से भगा देगी। अपर लिमिट x जब इस ब्रैकेट के अंदर आएगी तो इस वाले x को यहां से भगा देगी और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, स्वयं बैठ जाएगा। तो लो बैठा देते हैं x, और इस x के पावर, इस x को तो ये भगा देगा, लेकिन इस x के पावर को रख लेगा, इस x के पावर को रख लेगा। इस x के पावर कितना है, n प्लस 1 है, तो यहाँ भी इस x के पावर कितना आ जाएगा, तो n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट काम हो गया, अपर लिमिट का काम हो गया, इतना ही काम है अपर लिमिट का।
उसके बाद लगाते हैं हम एक माइनस का साइन, लगा दिए माइनस का साइन। लोअर लिमिट भी वही काम करेगा जो अपर लिमिट करे किया था। अपर लिमिट ने क्या किया था कि जब अपर लिमिट अंदर आया था तो इस x को भगा दिया था और इस x के जगह पर स्वयं बैठ गया था और इसकी पावर को ले लिया था। तो लोअर लिमिट भी यही करेगा। लोअर लिमिट जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इस x को भगा देगा और इस x के जगह पर स्वयं बैठ जाएगा। तो इस x के जगह पर लोअर लिमिट को बैठा देते हैं और इस x के पावर को ले लेगा, जैसे कि अपर लिमिट ने लिया था। तो 0 का पावर कितना हो जाएगा n+1। एंड ये जो n+1 है ना, ये एक कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे 1/n+1। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर कर देंगे 1/n+1। इसी तरह से आप इंटीग्रेशन करते हो। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x होता है। तो x इक्वल टू हम लिख देंगे, देखो इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन हो, दोनों एक वेरिएबल टर्म के लिए होता है। चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, दोनों वेरिएबल टर्म के लिए होता है, कांस्टेंट के लिए नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। इनको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, कांस्टेंट है ना। इस वेरिएबल टी को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इस अल्फा को बाहर निकाल देते हैं, अल्फा को बाहर निकाल देंगे। जब ये वाला साइन हटेगा तो बड़ा वाला ब्रैकेट वाला साइन आएगा, तो बड़ा वाला ब्रैकेट वाला साइन यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, उसके बाद किसको इंटीग्रेट करना है, देखो अल्फा तो बाहर निकल गया, बच गया टी, टी को इंटीग्रेट करना है। तो टी को इंटीग्रेट करना है तो फिर टी को पहले यहाँ पर लिखिए, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखाइए x के पावर n+1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, t के पावर n+1, यहाँ का t के पावर कितना है 1 है ना, तो लिखेंगे 1+1, n के जगह पर यहाँ पर 1 है, 1+1 अपॉन में n+1, तो मतलब 1+1। n क्या है, पावर है, n वहाँ पर जो है ना इस x का पावर है, तो यहाँ पर t का पावर क्या है 1 है, 1 ही लेके चलेंगे ना। तो t के पावर 1+1 अपॉन में 1+1, बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ठीक है। और जो लिमिट है उसको लगा देंगे, लिमिट कितना है, 1 से लेकर 2 तक का लिमिट है ना, 1 से लेकर 2 तक का लिमिट लगा देंगे। इसको हमने कर दिया अल्फा टी को। उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद बीटा टी, अगेन बीटा कांस्टेंट, तो बीटा हो जाएगा बाहर, बीटा को हमने कर दिया बाहर। ओके, अब आपको करना है इस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और जब ये इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो एक बड़ा वाला ब्रैकेट का साइन आएगा, तो बड़ा वाला ब्रैकेट का साइन ले लिया हमने। उसके बाद टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टी के पावर n+1, टी के पावर n+1, जहाँ पर n क्या है तो ये टी का पावर है, ठीक है ना। सेम तर्ज पर तो टी के पावर n+1, n क्या है, पावर है, तो पावर इसका टी का कितना है तो 2 है, तो 2+1 कर देंगे, टी के पावर 2+1 अपॉन में n+1 मतलब 2+1, ब्रैकेट को करेंगे बंद। उसके बाद जो लिमिट है वो लगा देंगे, 1 से लेकर 2 तक का लिमिट है ना, तो 1 से लेकर के 2 तक का हमने लिमिट लगा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। इधर इसको हम मिटाते हैं। ओके, चलिए इसको भी ऐसे लाइन खींच देते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, अल्फा लिखते हैं, ब्रैकेट का साइन देते हैं, और देखो t के पावर 1+1 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1+1 अपॉन में 2, ब्रैकेट बंद, लिमिट वो 1 से लेकर 2 तक का लगा देंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद बीटा है तो बीटा लिख देंगे। उसके बाद टी के पावर 2+1 मतलब टी के पावर 3 हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट का साइन दीजिए पहले, टी के पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में 2+1 कितना 3, तो अपॉन में 3 कर दीजिए, ब्रैकेट का साइन लगा दीजिए। उसके बाद लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक का, तो वो भी लिख दीजिए 1 से लेकर 2 तक का। ओके, अब हम इस लिमिट को अंदर लेंगे, लेकिन उस लिमिट को लेने से पहले ये जो 2 है ना कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। हम लिखेंगे अल्फा अपॉन में 2, हमने 2 को बाहर कर दिया, अल्फा अपॉन में 2। अब लिमिट को अंदर ले रहे हैं, लिमिट का अंदर लेने का एक ही तरीका है ना, ये लो होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। यहाँ पर 1 क्या है लोअर लिमिट, 2 क्या है अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट अंदर आएगा, पहले बलवान व्यक्ति अंदर आता है ना, तो पहले अपर लिमिट अंदर आएगा, अपर लिमिट अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा वाला ब्रैकेट का साइन देना, और जब अपर लिमिट अंदर आएगा तो इस टी को भगा देगा यहाँ से और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, तो टी की जगह पर 2 को बैठा दो, और इस टी के पावर को भी ले लेगा, वो टी का पावर कितना है 2, तो इस पावर को ले लेगा वो, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे।
अपर लिमिट काम हो गया, और अपर लिमिट काम हो जाती है तो उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को अंदर लेंगे, और जो लोअर लिमिट अंदर जाएगा तो वही काम करेगा जो अपर लिमिट ने किया था। अपर लिमिट ने क्या किया था, जब अंदर आया था इस टी को यहाँ से भगा दिया था, उसके जगह पर स्वयं बैठ गया था और इस टी के पावर को ले लिया था। लोअर लिमिट भी यही करेगा, जब अंदर जाएगा तो इस टी को यहाँ से भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, तो हमने बैठा दिया टी की जगह पर 1 को, और इस लोअर लिमिट जब अंदर जाएगा तो टी को भगा देगा और इसकी पावर को ले लेगा। इस टी के पावर कितना है, 2 है, तो इसको 1 का भी पावर 2 दे देंगे हम। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कीजिए, प्लस बीटा, ये 3 कांस्टेंट है ना, तो बाहर ले लेंगे, बाहर हो जाएगा। ओके, फिर लोअर लिमिट को अंदर लीजिए, सॉरी अपर लिमिट को अंदर लीजिए, ये रहा लोअर लिमिट, ये रहा अपर लिमिट। अपर लिमिट अंदर जाएगा तो क्या होगा बताओ, इस टी को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, तो टी की जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा 2, और इस टी के पावर को ले लेगा। टी के पावर कितना है, 3, उसके अपर लिमिट काम हो गया, उसके बाद माइनस का साइन देंगे, तो माइनस का साइन दे दिए। उसके बाद क्या है, लोअर लिमिट भी वही काम करेगा जो अपर लिमिट ने किया था। लोअर लिमिट भी अंदर जाएगी तो इस टी को भगा देगी और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, बैठा दिया हमने, और इस टी के पावर को ले लेगा, इस टी के पावर को दे देते हैं इसको 1 के पावर क्यूब, ब्रैकेट बंद। ओके, वेरी क्लियर। उसके बाद अल्फा अपॉन में 2 करते हैं, ये देखो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 माइनस 1 के पावर 2 1 4 माइनस 1 3 इंटू हो जाएगा 3, प्लस का साइन देते हैं, बीटा अपॉन में 3 लिख देते हैं जो पहले से है, 2 के पावर क्यूब 8 माइनस 1 के पावर क्यूब 1 8 माइनस 1 7 इंटू 7। इस तरह से यहाँ पर x बराबर मिल गई हमको, कितनी मिल गई बताओ, 3 अल्फा अपॉन में 2, 3 अल्फा अपॉन में 2 प्लस का साइन 7 बीटा अपॉन में 3, 7 बीटा अपॉन में 3, और यही x आपका आंसर है, यही x क्या है आपका आंसर है। और x क्या है यहाँ पर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब देखो ये क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कब मिलती है, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर तो x डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर x डिस्टेंस कैसे बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो डिस्टेंस ही फाइंड करनी है ना। तो जब हमने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो वहां पर हमने आपको अच्छे से बताया था कि जब भी पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है तो उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होती है। मतलब जब भी पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है तो उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पर आप x को चाहे डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट कहिए, एक ही बात है, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, इसलिए हम इस x को डिस्टेंस ही मानकर चलेंगे। तो x क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस x बराबर हो जाएगा हमको 3 अल्फा अपॉन में 2 प्लस 7 बीटा अपॉन में 3, और यही आपके आंसर है। तो चलिए आज का अपना टॉपिक है चेंज इन वेलोसिटी। तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी कब बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज कर गई। तो पहले तो यही जानना है कि हम कब बोलेंगे कि हमारी वेलोसिटी चेंज कर चुकी है। चलो देखते हैं वेलोसिटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, बोलो। तो यस, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी ना, तभी तो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो। जस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। मान लीजिए यहां पर मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है और डायरेक्शन चेंज कर गई। मान लीजिए केस 1 में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर गई। ठीक है। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज कर गई, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया। ठीक है। केस नंबर 3 में बोल रहा है कि मान लीजिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर गया। 3 को केस हमने पढ़ लिया, 1 2 3। नंबर 4 केस में ये कि ऐसा मान लेते हैं कि वेलोसिटी के ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज आया
और ना ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजेज आया। चार ही केस है। ओके, अब बारी बारी से एक सभी केस को स्टडी करते हैं। पहला केस ये है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसके डायरेक्शन में परिवर्तन आ गई। तो क्या हम इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज कर चुकी है? क्या पहले केस में बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज कर गई? तो यस बोलेंगे, यस यहां पर बोलेंगे यस वेलोसिटी चेंज कर गई। क्यों? क्योंकि यदि वेलोसिटी के चाहे मैग्नीट्यूड में चेंजेज आ जाए या फिर डायरेक्शन में चेंजेज आ जाए या फिर उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेज आ जाए, ऐसे में हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज कर गई है। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज कर गई तो हम बोलेंगे वेलोसिटी भी चेंज कर गई। यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड चेंज कर गई तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज कर गई। और यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर गई तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज कर गई। और यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेज नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं किया है। तो पहला केस में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो कोई परिवर्तन नहीं आई, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल गई, तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज कर गई, यहाँ वेलोसिटी चेंज कर गई। नंबर 2 केस में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज कर गया, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज कर गई। नंबर फर्स्ट केस में भी वेलोसिटी चेंज कर गई है, नंबर सेकंड केस में भी वेलोसिटी चेंज कर गई है। नंबर थर्ड केस क्या? नंबर थर्ड केस में देखो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर गई है, तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज कर गई है। नंबर 4 केस में वेलोसिटी के ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज आ रही है, ना ही उनके डायरेक्शन में कोई चेंजेज आ रही है, तो मतलब नंबर 4 केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं किया है। नंबर 4 केस में वेलोसिटी चेंज नहीं किया है। तो हमने जान लिया कि कब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है और कब बोलेंगे कि वेलोसिटी नहीं चेंज हो गई है, नहीं चेंज हुई है। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। चलिए आगे, केस 1, कंडीशन नंबर 1 या केस नंबर 1। केस नंबर 1, मान लीजिए कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक है ना, विथ वेलोसिटी v। कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ठीक है। मतलब मोशन कहाँ हो रही है? तो एक स्ट्रेट लाइन पर हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है कि इस वेलोसिटी को चेंज करनी है, इस वेलोसिटी को चेंज करनी है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, इस वेलोसिटी को मुझे चेंज करनी है। तो आप जानते हो कि चेंज स्वयं से तो नहीं आती है ना, चेंज के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, चेंज के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए फोर्स लगाते हैं। फोर्स डिफरेंट एंगल पर लगाएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट हम फोर्स को इस वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में लगाएंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? फोर्स को भी लगा देंगे। उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे? फोर्स को भी लगा देंगे। यदि आप उसी डायरेक्शन में फोर्स को भी लगा देंगे तो देखिए क्या होता है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, मतलब फोर्स को हमने इस वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में लगा दिया। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगा दिया, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? क्या इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन पर जा रही है ना और उसी डायरेक्शन में ये भी फोर्स लग गया, तो क्या करेगा? इसके पाथ को तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में लगी है ना, तो ये फोर्स इसके पाथ को चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। मान लो आप जा रहे हो वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, साइकिल से अपने जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, और हवा भी बह रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, आपको क्या मिलती है? एक सपोर्ट मिलती है ना, आपको सपोर्ट मिलती है और आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कभी ना कभी। ओके, तो यहाँ भी क्या हो रही है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा। यदि वेलोसिटी 2 है तो हो सकता है वो वेलोसिटी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगी और उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है।
और ये क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के बिल्कुल डायरेक्शन में लग रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन पर लग रही है, बिल्कुल वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन पर लग रही है, इसलिए ये फोर्स इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, वो केवल एंड केवल इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। मान लो ये जा रही है ऐसे स्ट्रेट लाइन पर और इजी के पैरेलल में एक फोर्स लगी ऐसे, तो क्या वो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा? नहीं ना, वो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो जब भी फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में लगती है ना, जब भी फोर्स वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में लगती है, तो वो फोर्स उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देती है, लेकिन उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, लेकिन वो फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। तो इस बात को लिख देते हैं हम कि जब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में लगती है, तो वो फोर्स उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देती है, लेकिन उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। तो लिख दीजिए, व्हेन द फोर्स x पैरेलल टू द वेलोसिटी, x पैरेलल टू द वेलोसिटी या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक ही बात है, पैरेलल टू द वेलोसिटी या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। When the force x parallel to the velocity then it changes bracket में increases the magnitude of velocity, but it will not change the direction of velocity, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रेवल करते रहेगी। तो चलिए केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में क्या है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है, विथ वेलोसिटी v। कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है विथ वेलोसिटी v। ओके, हमने क्या किया कि इस बार फोर्स को, पहले वाले केस में हमने फोर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा दिया था, लेकिन इस बार फोर्स को वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। इस फोर्स को हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। ठीक है, मतलब यदि वेलोसिटी इधर हो रही है तो हम फोर्स को किधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे। हमने फोर्स को किधर लगा दिया, इधर लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। अब दो फोर्स नहीं लग रही है, आप इसको लिखो या फिर इसको लिखो, एक ही बात है। आप ऐसे डिनोट करो या फिर ऐसे डिनोट करो, ऐसा मत कि एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, एक ही फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका भी मतलब एंटी पैरेलल ऑफ वेलोसिटी और इसका भी मतलब एंटी पैरेलल ऑफ वेलोसिटी, इसका भी मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन और इसका भी मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन है। तो चलो हम इनको मिटा ही देते हैं। तो फोर्स किधर लग रही है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब बताओ क्या होगा। मान लो ये पार्टिकल इधर मोशन कर रही है, ये पार्टिकल इधर मोशन कर रही है, और एक फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इस पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है ना, तो इस पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। यदि ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। तो मान लो ये फोर्स पार्टिकल इधर जा रहा है और ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, पार्टिकल इधर जा रहा है और उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है, तो क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगी। पार्टिकल क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगी। यदि पार्टिकल मान लो 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहा है स्ट्रेट लाइन पर, और पीछे से एक फोर्स लग रही है, पीछे से क्या हो रही है, एक फोर्स लग रही है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। 6 से 5 होगी, 5 से 4, 3, 2, 1 और 0, और फिर भी फोर्स लगते रही, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगेगा। जो उधर जा रहा था ना, वो इधर मोशन करने लगेगा। ठीक है, कब, जब फोर्स कंटिन्यूअस लगते रहेगी तब।
कब? जब फोर्स कंटिन्यूअस लगते रहेगी तब। मतलब हम देख रहे हैं कि फोर्स को यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या कर रहा है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। और फोर्स यदि लगातार कंटिन्यूअस लगती रहे ना, तो क्या करेगा? पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो यदि हम फोर्स को कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे तब ना चेंज कर देगा। फोर्स को यदि कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे तब ना चेंज कर देगा। और यदि फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, मान लीजिए जा रहा है पार्टिकल जा रहा है और 1 सेकंड के लिए लगा, 1 सेकंड के लिए पीछे की तरफ खींचा उसको, तो क्या होगा? हो सकता है 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही होगी, और 1 सेकंड के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगा, हो सकता है इसका वेलोसिटी 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, लेकिन 0 तो नहीं होगी, वापस अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं मोशन करने लगेगा, क्योंकि फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की लगी है। फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की लगी है। तो जब हम फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा ना, पार्टिकल के वेलोसिटी लगातार कम होते जाएगी, और एक समय बाद 0 हो जाएगी, और 0 के बाद पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी ना। और जब आप शॉर्ट टाइम के लिए लगाएंगे ना, फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगाएंगे, 1 सेकंड के लिए लगाएंगे, ठीक है, 1 सेकंड के लिए लगाएंगे, उससे भी कम टाइम के लिए लगाएंगे, तो क्या होगा? पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ी कम हो जाएगी। पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल जिधर जा रहा था उधर ही जाते रहेगा। कब? जब फोर्स को हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लगाएंगे, बहुत ही छोटे समय के लिए लगाएंगे, क्षण भर के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। तो जब फोर्स को हम बहुत ही शॉर्ट समय के लिए लगाएंगे ना, तो क्या होगा? पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज कर जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। जब फोर्स को हम वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जब फोर्स को हम वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लगाते हैं, तब ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड तो चेंज कर देगी, लेकिन ये फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। जब हमने फोर्स को वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तब हमने देखा क्या? जब हमने फोर्स को वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया, तब हमने देखा क्या? कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज कर गई है, लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को भी लिख देते हैं कि जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, चेंज कर जाती है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो इसको भी लिख देते हैं, when a force acts in the opposite direction of the velocity, in the opposite direction of velocity, direction of velocity for a short interval of time, for a short duration, मतलब बहुत चीज छोटे से समय के लिए, for a short duration, then it will changes ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? decreases the magnitude of velocity, the magnitude of velocity but it will not change, the direction of वेलोसिटी। जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, चेंज कर जाती है, लेकिन उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो ये है केस नंबर 2। चलिए अब देखते हैं
केस नंबर थर्ड। ओके, केस नंबर में थर्ड में क्या होता है कि मान लीजिए पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। पार्टिकल क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है विथ वेलोसिटी ठीक। ओके, इस बार क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था। सेकंड केस में हमने क्या किया था कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगा दिया था। थर्ड केस में क्या करेंगे कि हम फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। थर्ड केस में क्या करेंगे कि हम फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। यदि फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर हो रही है ना, यदि मोशन इधर हो रही है तब फोर्स को किधर लगाएंगे हम, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। जैसे ये रहा फोर्स, यदि मोशन इधर हो रही है तो हमने फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया है। और ये फोर्स को, इस फोर्स को भी हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे। इस फोर्स को भी, जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, इस फोर्स को भी हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे। इस फोर्स को भी हम क्या करेंगे, वेरी ही शॉर्ट ड्यूरेशन लगाएंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे। बताया था ना हमने, इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही छोटा सा समय, बहुत ही छोटा सा समय। तो इस फोर्स को भी हम इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगाएंगे, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगाएंगे इस फोर्स को। कौन सा ये फोर्स है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। तो ये क्या करेगा ना, ये इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर देता है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। जब भी आप फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे, तो ये फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर देती है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती है। बहुत ही कमाल की बात है ना, कि यदि आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन को ही केवल चेंज करना है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करनी है, तो आप क्या करना कि फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा देना और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लगाना, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लगाना, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लगाना। तो फोर्स क्या करेगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर देगी, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी। और यदि इस फोर्स को आप कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे, तो क्या करेगी, ये पार्टिकल के, जो पार्टिकल है ना, जो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा था, वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगी। जब इस फोर्स को, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, और जब इस फोर्स को हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन लगाएंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम लगाएंगे और कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे, तो पार्टिकल क्या करेगी, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगी। शुरू में पार्टिकल तो जा रहा था स्ट्रेट लाइन पर, और हमने एक फोर्स लगाया इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लगाया, और लगातार ये कंटिन्यूअसली ये फोर्स को लगाते रहे हम, तो उस पार्टिकल का जो पाथ हो जाएगी ना, वो एक सर्कुलर पाथ हो जाएगी। जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा था, वो पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगेगा, लेकिन विथ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। उस पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगी, उस पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगी, उस पार्टिकल के पाथ में चेंज आ जाएगी। पहले वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रहा था, अब वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगा, लेकिन उस पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगी। जैसे कि एग्जांपल, सर्कुलर मोशन ले लीजिए। जब सर्कुलर मोशन में क्या करता है, एक पार्टिकल क्या करता है, किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, एक पार्टिकल क्या करता है, किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, और पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती रहती है कंटिन्यूअस, और वो कौन सा फोर्स होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो कौन सा फोर्स होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर चले जाए ना, उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगते रहती है। पार्टिकल किसी भी, जैसे मान लो यहां पर लेते हैं, यहां पर एग्जांपल, तो वेलोसिटी है इधर, आप फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है। तो पार्टिकल और लगातार लगती है, यहाँ भी पार्टिकल पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ वेलोसिटी फोर्स नीचे इधर लगेगा सेंटर की तरफ है, और वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगी। दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उस पार्टिकल पर हमेशा हर क्षण
एक फोर्स लगती है, और वो कौन सा फोर्स होती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो जब पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। मतलब जो फोर्स लगती है पार्टिकल पर, जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। मतलब पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हर क्षण लगते रहती है, कंटिन्यूअस लगते रहती है। इसलिए पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है? एक सर्कुलर पाथ हो जाता है। पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो क्या हमने देखा कि जब फोर्स को हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, तब पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आती है, लेकिन पार्टिकल का पाथ चेंज कर जाता है, और वो पाथ हो जाती है स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर पाथ, और वो पाथ हो जाती है सर्कुलर पाथ, और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगती है। कब? जब फोर्स को हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे और कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे। तीन कंडीशन, एक तो फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, दूसरा फोर्स को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लगाएंगे, और तीसरा फोर्स को कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे। तो पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पर जा रही थी वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगी। तो चलो इस बात को भी लिख देते हैं कि when a force it's perpendicular to the velocity, perpendicular to the velocity for a instant of time, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए, then it changes the direction of the velocity, changes the direction of the velocity, changes the direction of the velocity, but do not change the magnitude of the velocity. The magnitude of the velocity, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, केवल एंड केवल वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। चलिए केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है? मान लीजिए मोशन एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, और ये है मोशन का डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है, और ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने फोर्स को वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में लगाया था। सेकेंड केस में हमने फोर्स को वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था। थर्ड केस में हमने फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया था, और फोर्थ केस में हम वेलोसिटी को ऑब्लिक एंगल पर लगाएंगे। ऑब्लिक मतलब एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो पहले हम फोर्स को वेलोसिटी के एक्यूट एंगल पर लगाएंगे। एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो हम इस बार फोर्स को एक्यूट एंगल पर लगा रहे हैं, इस बार फोर्स को वेलोसिटी के एक्यूट एंगल पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो लगाते हैं। ओके, चलिए
मान लीजिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये है फोर्स का डायरेक्शन। ये क्या है? फोर्स का डायरेक्शन। और ये एंगल कितना है? 0 से डिग्री बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, जिसको हमने थीटा बोल दिया। ये एंगल कितना है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का? 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, और इसी को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, ऑब्लिक मतलब होता है दोनों, या तो एक्यूट या तो ऑब्ट्यूज, या तो एक्यूट या तो ऑब्ट्यूज। तो अभी हम एक्यूट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद ऑब्ट्यूज को पढ़ेंगे तो बताएंगे ऑब्ट्यूज क्या होता है। तो एक्यूट मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, अब बताइए जी, हमने आपको अच्छे से वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया है अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का हम कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने वहां पर आपको बताया था कि वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर उस वेक्टर का साइन कंपोनेंट होता है। वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर उस वेक्टर का साइन कंपोनेंट होता है। क्योंकि फोर्स यहां पर इस एक्सिस के साथ, वेलोसिटी वाले एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, इसलिए इस एक्सिस पर इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा ना वो कितना होगा? F cos थीटा। क्योंकि ये फोर्स इस एक्सिस के साथ, वेलोसिटी वाली एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए इस वेलोसिटी वाली एक्सिस पर, इस वेलोसिटी वाली लाइन पर जो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा ना वो होगा F cos थीटा, F cos थीटा। एक बार तुम कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए एक बार ऐसे घुमाओगे और एक बार ऐसे घुमाओगे, एक बार ऐसे घुमाओगे, एक बार ऐसे घुमाओगे। एक बार हमने ऐसे तो घुमा दिया, दूसरा बार ऐसे घुमाना है, और ऐसे कहां तक घुमाना है? तो इस F cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तक घुमाना है। ऐसे तो हमने घुमा दिया, जो वो कितने मिली F cos थीटा, और एक बार ऐसे घुमाना है, और कहां कब तक घुमाते रहना है? जब तक कि ये F cos थीटा के परपेंडिकुलर ना हो जाए। तो परपेंडिकुलर तो ही है ना, चलो F cos थीटा के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। F cos थीटा के ऊपर एक cos थीटा के परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये जो होगी ना ये क्या होगी? F sin थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया F cos थीटा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और एक है F sin थीटा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके, तो इस फोर्स के दो पार्ट हो गए, तो इस फोर्स का तो कहानी खत्म हो गया। इस फोर्स के जब दो पार्ट हो गए ना तो फोर्स का कहानी खत्म हो गया। अब आप इसी को कंसीडर करके चलेंगे। तो जब हमने इस फोर्स के कंपोनेंट को ड्रा कर लिया, तो इस फोर्स का कहानी खत्म हो जाएगी, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब एग्जिस्टेंस में कौन आ गया? ये और ये। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। कहने का मतलब ये कि जब हमने इस फोर्स के कंपोनेंट को ड्रा कर लिया तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब हम किसके बारे में सोचेंगे? इसके बारे में और इसके बारे में। इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, कंपोनेंट हमने बना दिया ना, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म। एग्जिस्टेंस में कौन आ गया? ये और ये। ओके, अब इस पर विचार करते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गई। अब ये दो छोड़ कर गया है, दो कंपोनेंट छोड़ गया है, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा। तो ये तो खत्म हो गया, तो इनके बारे में क्या सोचना है? इनके बारे में सोचेंगे ना। तो चलो पहले हम इस F cos थीटा के बारे में सोचते हैं। F cos थीटा क्या है? तो फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ही होगा ना। F cos थीटा क्या है? फोर्स का कंपोनेंट है, और फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ही होगा भाई। तो F cos थीटा क्या है? फोर्स है, और ये फोर्स किधर लग रही है? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन लग रही है। ये फोर्स किधर लग रही है? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लग रही है। तो याद कीजिए केस नंबर 1, जहां पर हमने बताया था कि जब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगती है तो वो फोर्स उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती है, लेकिन उसके डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो यहाँ पर F cos थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी, लेकिन ये F cos थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर F cos थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगी, लेकिन ये F cos थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो ठीक है भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया इसने ना। F cos थीटा क्या किया? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया। ओके, F cos थीटा के बारे में पता चल गया भैया। ये क्या करेगा? चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
ये क्या करेगा, वेलोसिटी के सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ना, सही है आपने बिल्कुल सही बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एफ cos थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। ठीक है, पता चल गई इसकी। एफ साइन थीटा के बारे में सोचते हैं। एफ साइन थीटा देखो कैसे लग रही है। एफ साइन थीटा क्या है, तो फोर्स का कंपोनेंट है, और फोर्स का कंपोनेंट एक फोर्स सी होगा, फोर्स का कंपोनेंट एक फोर्स सी होगा, और ये फोर्स एफ साइन थीटा किधर लग रही है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर लग रही है। ये फोर्स एफ साइन थीटा किधर लग रही है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। और याद कीजिए केस नंबर 3 जहां पर हमने बताया था कि जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है तो वो क्या करती है, उस वेलोसिटी के डायरेक्शन तो चेंज कर देती है, लेकिन उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती है। जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है तो वो फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन तो चेंज कर देती है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर ये एफ साइन थीटा, यहाँ पर जो फोर्स है एफ साइन थीटा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए ये फोर्स एफ साइन थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर देगी, लेकिन ये फोर्स एफ साइन थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। तो क्या करेगी एफ साइन थीटा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एफ साइन थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। एफ cos थीटा क्या कर रहा था, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा था। एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और इसके बारे में तो आप सोचिएगा नहीं कि, क्योंकि जैसे ही आपने इसका 2 कंपोनेंट लिया ये खत्म हो गए बेचारे, इस दुनिया से ही चले गए, ये दुनिया से ही चले गए, नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर, है ही नहीं। तो इनके बारे में तो सोचिएगा नहीं, इन दोनों के बारे में ही सोचिएगा। ओके, तो हमने देखा कि एफ cos थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है और एफ साइन थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और ये दोनों काम जो होती है ना, मैग्नीट्यूड में चेंज और डायरेक्शन में चेंज, दोनों काम साथ साथ में होती है। ये दोनों काम एक साथ होती है, ये दोनों काम साथ साथ में होती है। एक साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज करती है। साथ में ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाती है और साथ में ही वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर जाती है। मतलब यहां पर जब भी आप फोर्स को वेलोसिटी के एक्यूट एंगल पर लगाएंगे, जब भी आप फोर्स को वेलोसिटी के एक्यूट एंगल पर लगाएंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज कर जाएंगे। जब भी आप फोर्स को वेलोसिटी के एक्यूट एंगल पर लगाएंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज कर जाते हैं। तो जब भी आपको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करनी हो तो आपको फोर्स को एक्यूट एंगल पर लगा देना है। स्पेशली कब, जब आपको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बढ़ाना हो, चेंज तो करना है। देखो ये फोर्स क्या करेगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा, लेकिन कैसे चेंज करेगा, घटा करके नहीं, बढ़ा करके। पैरेलल डायरेक्शन में है ना, तो बढ़ा करके। तो ये फोर्स एफ cos थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं। पैरेलल डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है। तो ये एफ cos थीटा वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा करके। ओके, तो जब भी आपको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन दोनों को चेंज करनी है ना, तो आप क्या करना, फोर्स को एक्यूट एंगल पर लगा देना। ठीक है जी, तो इस बात को लिख दे कि when a force acts at acute angle to the velocity then it changes the magnitude ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंक्रीजेज। क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। इट चेंजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
ऑफ वेलोसिटी एंड साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साइमल्टेनियसली it changes the direction of velocity, changes the direction of velocity। ये क्या करती है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है और दोनों काम एक साथ होते हैं। तो चलिए अब एक लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस नंबर 5 है ना, आई थिंक 5 ही होगा। चलिए तो क्या हो रहा है, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये क्या है वेलोसिटी का डायरेक्शन। इस बार हम फोर्स को वेलोसिटी के ऑब्ट्यूज एंगल पर लगाते हैं। इस बार हम फोर्स को वेलोसिटी के ऑब्ट्यूज एंगल पर लगाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। तो इस बार हम फोर्स को ऑब्ट्यूज एंगल पर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो मान लीजिए फोर्स को हमने कुछ ऐसे लगा दिया। ओके, ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है। ये क्या है, तो फोर्स का डायरेक्शन है। और ये देखो, ये जो फोर्स है ना, अब फोर्स और वेलोसिटी के बीच कितना डिग्री का एंगल है, बताओ कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री से बड़ा है ना और 180 डिग्री से छोटा है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का ये वाला जो एंगल है ना, वो कितना है? 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ये वाला एंगल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का ये वाला एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। मतलब फोर्स और वेलोसिटी के बीच कौन सा एंगल है? तो ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, हमने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है। हमने मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, इधर वाला एंगल थीटा है। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। कंपोनेंट ड्रॉ करें? ओके, तो कंपोनेंट ड्रॉ करने का एक ही मेथड है कि भैया वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर का साइन कंपोनेंट होता है। क्योंकि फोर्स यहां पर इस एक्सिस के साथ वेलोसिटी वाले एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए इस एक्सिस को तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। इस वाला एक्सिस पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? तो एफ कॉस थीटा होगा ना। और हमने कहा था कि एक बार आप ऐसे घुमाएंगे, एक बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, एक बार ऐसे घुमाएंगे तो एक बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, और तब तक घुमाएंगे जब तक कि ये इस एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ना हो जाए। एक बार ऐसे घुमाना है और एक बार ऐसे घुमाना है और तब तक घुमाना है जब तक कि ये एफ कॉस थीटा का परपेंडिकुलर ना हो जाए। तो लीजिए हो गया परपेंडिकुलर, तो एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर देते हैं। हम ड्रा कर दिए, एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। और ये क्या हो जाएगी? तो एफ साइन थीटा हो जाएगी। ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। हो जाएगा ना जी? बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए। अच्छा, मुझे किसके बारे में सोचनी है अब? इस एफ के बारे में? तो नो, हमने इस एफ का कंपोनेंट ले लिया, हमने इस एफ का कंपोनेंट ड्रा कर लिया, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। और जैसे ही हमने इस एफ का कंपोनेंट ड्रा कर लिया, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, इस एफ का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी। ये एफ का इस संसार से विदा हो जाएगा, ये एफ इस संसार से विदा हो जाएगा। ये दिख तो रहा है आपको समझने के लिए कंपोनेंट के, मैंने हमने इस एफ का कंपोनेंट लिया है, लेकिन जैसे ही हमने इसका कंपोनेंट ले लिया ना, इस एफ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। मतलब एक्स है ही नहीं, सॉरी इस एफ है ही नहीं, ये एफ है ही नहीं, इस एफ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ये एफ है ही नहीं। तो हमको किसके बारे में सोचना है? तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा के बारे में सोचनी है, यही एग्जिस्टेंस में है। ओके,
क्योंकि एफ cos थीटा फोर्स का कंपोनेंट है, इसलिए एफ cos थीटा फोर्स ही होगा। फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ही होता है ना, तो एफ cos थीटा भी यहाँ पर एक फोर्स ही है। और ये एफ cos थीटा, ये फोर्स एफ cos थीटा किधर लग रही है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये फोर्स एफ cos थीटा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। और याद कीजिए केस नंबर 2 में हमने बताया था कि जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, लेकिन उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। और ऑफ कोर्स ये फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहेगा। यस, वो कंडीशन अप्लाई रहेगा, जो कंडीशन वहां पर है वो कंडीशन यहाँ भी अप्लाई रहेगा। तो जब ये फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लगेगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा, लेकिन उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। मतलब ये एफ cos थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा, चेंजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा ना जी, कौन, एफ cos थीटा। और एफ sin थीटा क्या करेगा, एफ sin थीटा क्या करेगा, बताओ तुम स्वयं से। मैं 2 सेकंड के लिए रुक जा रहा हूं। तो एफ sin थीटा क्या करेगा, बताओ एफ sin थीटा क्या करेगा। पहले देखो एफ sin थीटा क्या है, तो एक फोर्स का, इस फोर्स का कंपोनेंट है, और फोर्स का कंपोनेंट एक फोर्स ही होता है। तो पहले तो ये माइंड में बैठा लो कि एफ sin थीटा एक फोर्स है, और एफ sin थीटा वो फोर्स है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर लग रही है। ये एफ sin थीटा वो फोर्स है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। और याद कीजिए वो केस जहां पर हमने बताया था कि जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है तो वो क्या करती है कि वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर देती है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती है। और वो जो कंडीशन है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहां भी अप्लाई होगा फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये एफ sin थीटा, क्योंकि ये एफ sin थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए ये एफ sin थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर देगी, लेकिन ये एफ sin थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो एफ sin थीटा क्या करेगा, चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो चलिए, मुझे पता चल गई कि एफ cos थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है और एफ sin थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। और ये जो चेंज हो रही है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में जो चेंज हो रही है, दोनों एक साथ चेंज होंगे। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो चेंजेज आ रही है ना, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो चेंजेज आ रही है, दोनों चेंज एक साथ होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे, एक साथ होंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो लिख दें कि when a force x at obtuse angle to the velocity then it changes both the मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो एफ cos थीटा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये मैग्नीट्यूड को घटाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिक्रीजेज, it changes the both the magnitude and direction of the velocity। तो हमने देखा क्या है यहां पर कि जब फोर्स को या तो एक्यूट एंगल पर या फिर ऑब्ट्यूस एंगल पर, मतलब ऑब्लिक एंगल पर, ऑब्लिक एंगल मतलब होता है क्या, या तो एक्यूट एंगल या तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब भी हम फोर्स को
ऑब्लिक एंगल पर लगाते हैं ना, जब भी हम फोर्स को ऑब्लिक एंगल पर लगाते हैं, तो ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करती है और साथ साथ चेंज करती है। ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज कर देती है। तो ठीक है, ये है 5 केसेस और ये पांचों केस आप याद रखेंगे, ये आपको काम आने वाली है, आगे भी काम आने वाली है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी ये बहुत काम आने वाली है। तो ये पांचों केस आप याद रखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल दी बेस्ट।